दोस्तों नमस्कार, यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के अंतर्गत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रस्तुत कर रहे हैं समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। आज की वीडियो में प्रस्तुत है इसका तीसरा भाग। यह वीडियो यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओएआरओ, बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी के साथ लोअर पीसीएस, जूनियर असिस्टेंट, यूजीसी नेट तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी के पर्यावरण खंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसको तैयार कर लीजिए ताकि परीक्षाओं में अगर ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप सही अटेम्प्ट कर सकें। दोस्तों आप इसे ईयरफोन और हेडफोन के माध्यम से सुनकर भी रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमने कंटिन्यू किया था दोस्तों जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव। तो उससे संबंधित जो प्रश्न है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित कहाँ किया गया है। तो दोस्तों विश्व के तापमानों के आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन अल्जीरिया, ब्राज़ील और केन्या में स्थापित किया गया है। सीडीएम के लिए सत्य क्या नहीं है। तो सीडीएम क्या है दोस्तों? सीडीएम है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। तो सीडीएम के लिए सत्य नहीं है कि यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है। तो ये सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है सीडीएम यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए हरित गृह गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की प्रणाली है जो सामने आई थी। तो जो सीडीएम है दोस्तों क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की अवधारणा ये क्योटो प्रोटोकॉल के तहत संपूर्ण विश्व के सामने आई थी। अगला प्रश्न है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्ति का नाम जो विकासशील देशों को विकसित देशों के निधियों और प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकियां अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम कर सकें। तो वो है स्वच्छ विकास युक्ति या क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। अगला प्रश्न है दोस्तों कार्बन जमाओ या कार्बन क्रेडिट के बारे में स्वच्छ विकास युक्ति सीडीएम क्या है। तो कार्बन क्रेडिट के संदर्भ में सीडीएम जो है वो क्योटो नवाचार युक्तियों में से एक है दोस्तों। अगला प्रश्न है एनेक्स 1 के विकसित देश गैर एनेक्स 1 देशों में स्वच्छ विकास युक्ति परियोजनाएं कार्यान्वित कर क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों एनेक्जर 1 के विकसित देश गैर एनेक्जर 1 देशों में स्वच्छ विकास युक्ति या क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म परियोजनाओं को कार्यान्वित कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है सीडीएम के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाली परियोजनाएं एनेक्जर 1 के देशों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, किंतु इन परियोजनाओं को गैर एनेक्जर 1 विकासशील देशों में क्या किया जाता है तो वो क्रियान्वित किया जाता है। चूँकि सीडीएम या क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है वो विकसित देशों द्वारा चलाई जाती है, लेकिन इन परियोजनाओं को विकासशील देशों में क्रियान्वित किया जाता है। अगला प्रश्न है UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत क्या वर्णित है। तो दोस्तों UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत स्वच्छ विकास युक्ति सीडीएम या क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के बारे में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटाने से क्या प्राप्त होती है। तो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटाने से 1 CER यूनिट प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है जैव विविधता अभिसमय यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD का पूरक प्रोटोकॉल जो एक जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों या लाइव मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करने के लिए प्रसिद्ध है वो क्या है। तो दोस्तों ये है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। कार्टाजेना प्रोटोकॉल ये जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों से जैव विविधता की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगला प्रश्न है आनुवांशिक संसाधनों यानी जेनेटिक रिसोर्सेज को प्राप्त करने एवं उनसे मिले लाभों के समुचित व निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित क्या है। तो आनुवांशिक संसाधन को प्राप्त करने और उनसे मिले लाभों को समुचित और निष्पक्ष बंटवारे से नागोया प्रोटोकॉल का संबंध है।
अगला प्रश्न है, सही सुमेलन करना है दोस्तों। तो सुमेलित है प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 और पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 में आयोजित किया गया था। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जनों को कम करने के लिए क्या लागू की गई थी। तो दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रणाली लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय उनके वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार किया जाता है। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण कब से शुरू हुआ। तो कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण क्योटो प्रोटोकॉल से शुरू हुआ। दो चीज़ें हैं, CDM यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और कार्बन क्रेडिट, ये दोनों ही दृष्टिकोण क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप यानी BFISFL ये किसका प्रबंधन करता है। तो दोस्तों, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का जो प्रबंधन है वो विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप एक बहुपक्षीय कोष है। यह कोष स्थलीय क्षेत्र यानी लैंड सेक्टर्स में कमी करने को बढ़ावा देता है। तो ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी करने के लिए बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और देशी जनों इंडिजिनस पीपल्स की एक वैश्विक भागीदारी है। यह देशों की उनके वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण उत्सर्जन कम करने, रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन यानी REDD+ प्रयासों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर मदद करती है। तो वो है दोस्तों वन कार्बन भागीदारी सुविधा या फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी। अगला प्रश्न है, वन कार्बन भागीदारी सुविधा विश्व बैंक का एक कार्यक्रम है जो प्रारंभ हुआ था। तो ये वन कार्बन भागीदारी सुविधा वर्ल्ड बैंक द्वारा संचालित कार्यक्रम है। ये जून 2008 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड से परे बढ़ जाता है तो विश्व पर उसका संभावित असर क्या होगा। तो इसमें असर ये है कि स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा और विस्तृत प्रवाल मर्त्यता घटित होगी। तो जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर बढ़ेगा और प्रवालों की मृत्यु अधिक मात्रा में होगी। अगला प्रश्न है, IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा प्रकाशित असेसिंग की वल्नरेबिलिटीज एंड द रिस्क फ्रॉम क्लाइमेट चेंज नामक रिपोर्ट के अनुसार यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है तो पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र का रूपांतरण कितना हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर जो ये 2% पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड पृथ्वी का तापमान बढ़ जाए तो 1/6 भाग पे पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र का रूपांतरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि विश्व का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक बढ़ जाता है तो स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा। साथ ही विलुप्त होने की कगार पर कितनी प्रजातियां पहुंच जाएंगी। तो ये अगर जो 3% से अधिक 3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान बढ़ जाता है विश्व का तो लगभग 30% तक ज्ञात प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में कितनी वृद्धि देखी गई। तो यह है 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि पिछली शताब्दी में देखी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उनमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहेगी क्योंकि समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी होती है उनमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती है क्योंकि समुद्रों में जो पादप प्लवक होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं।
अगला प्रश्न है, यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा? तो इसका प्रभाव ये होगा कि कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा एवं महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से क्या संबंधित है? तो खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता और दूसरा पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता। इसके अलावा विषुव आयन यानी पृथ्वी की सूर्य से अपसौर या उपसौर की स्थिति, ये जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत दिए गए जो कि पृथ्वी की लंबी अवधि के कक्षीय स्थिति से संबंधित है। तो ये है दोस्तों मिलुटिन मिलानकोविच ने दिया था जलवायु परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत जो पृथ्वी की लंबी अवधि के कक्षीय स्थिति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है, यह कथन किसका है? तो पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारण है, ये मिलुटिन मिलानकोविच का कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं, जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है आइस कोर से। आइस कोर से जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक या क्रायोजेनिक इंडेक्स प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना क्या होता है? तो दोस्तों वो हिम तत्व या आइस कोर होता है। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना या नेशनल एक्शन प्लान कब प्रकाशित हुई? तो ये वर्ष 2008 में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना यानी क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में क्या सम्मिलित नहीं है? तो 8 मिशनों में आणविक ऊर्जा मिशन सम्मिलित नहीं है। ग्लोबल ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद वृद्धि होगी। तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग से जो ध्रुवीय टोपियां पिघलेंगी उससे समुद्र के सतह में वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है, ग्लोबीय ताप वृद्धि से विश्व के समस्त द्वीप डूब जाएंगे, कौन से? ये जो मूंगे के द्वीप हैं ये ग्लोबल ताप वृद्धि से ये सभी द्वीप डूब जाएंगे। अगला प्रश्न है कि यह संभावना है कि 2044 तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक एक गंभीर संकट छा जाएगा, वो नीदरलैंड पर। अगला प्रश्न है, IPCC के अनुसार वर्ष 1900 से 2100 के बीच समुद्र सतह में वृद्धि का अनुमान कितना है? तो ये 0.33 से 0.45 मीटर की वृद्धि का अनुमान है IPCC की रिपोर्ट के अनुसार। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल में भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में क्या छिड़का जाता है? तो इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में समुद्री जल का छिड़काव किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जो पद्धतियां मृदा में कार्बन संग्रहण में सहायक हैं वो कौन कौन सी हैं? तो मृदा में कार्बन प्रच्छादन या संग्रहण में सहायक पद्धतियां हैं समोच्च बांध, अनुपद सस्यन और शून्य जुताई। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन हुआ था। तो दोस्तों UNFCCC का गठन रियो डी जेनेरियो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन यानी UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में इसका गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान यानी इंटेंटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस पद को कभी कभी समाचारों में जिस संदर्भ में देखा जाता है वो क्या है? तो वो ये है दोस्तों कि जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना। अगला प्रश्न है, भारत की कार्य योजना के तहत वृक्ष लगाकर कार्बन सिंक को बढ़ावा देना, प्रदूषण दूर करना, स्वच्छ ऊर्जा विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना,
ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना इत्यादि किसमें शामिल है? तो दोस्तों ये सब शामिल है INDCC के लक्ष्यों में। अगला प्रश्न है कानकुन सम्मेलन में क्या प्रावधान किया गया था? तो एक हरित जलवायु कोष यानी ग्रीन क्लाइमेट फंड का जो प्रावधान था वो कानकुन सम्मेलन में किया गया था। अगला प्रश्न डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में किसकी स्थापना हुई थी? तो डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हरित जलवायु कोष यानी CGF की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए अनुकूल और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से क्या बनी है? तो उसके आशय से बनी है दोस्तों हरित जलवायु निधि या ग्रीन क्लाइमेट फंड। ये विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए अनुकूल और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के लिए ये बनी है। अगला प्रश्न है विश्व का पहला देश जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगने का प्रस्ताव रखा? तो वो है दोस्तों न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश है जिसने कार्बन टैक्स लगाने का प्रावधान किया था। अगला प्रश्न बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतया वैश्विक तापन के योगदान दे रहे हैं। इसके लिए कौन से कारण उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं? तो उसके लिए जो कारण है कि चावल की खेती से संबंध अवायवीय परिस्थितियां मेथेन के उत्सर्जन का कारण है। जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं तब कृष्ण मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और ये सभी कारक जो हैं कुल मिलाकर ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देते हैं। अगला प्रश्न एशिया पैसिफिक संघ के सदस्यों के संबंध में सही क्या है? तो दोस्तों एशिया प्रशांत संघ के सदस्यों के बारे में सही ये है कि ये विश्व की 48% ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ये विश्व की 48% हरित गृह गैसों के निस्सारण या उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी हैं और ये क्योटो प्रोटोकॉल को समर्थन देना चाहते हैं। तो ये एशिया पैसिफिक संघ के सदस्यों के बारे में सही कथन है। अब आइए देखते हैं ओजोन परत क्षरण या ओजोन लेयर डिप्लेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला है दोस्तों ओजोन परत मुख्यतः कहाँ स्थित होती है? तो ये स्ट्रेटोस्फियर में स्थित होती है। स्ट्रेटोस्फियर का मतलब क्या है? तो ये है दोस्तों समताप मंडल। समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी के लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत स्थित होती है। ओजोन परत की पृथ्वी से ऊंचाई जो है वो 20 किलोमीटर है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य क्या नहीं है? तो सत्य ये नहीं है कि यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है। ये सत्य है दोस्तों कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC हैं ये ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देती हैं। अगला प्रश्न है क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन के मानव निर्मित यौगिक क्या कहलाते हैं? तो वो हैं CFC। CFC दोस्तों ये ओजोन छिद्र के लिए भी उत्तरदायी माना जाता है। और अगला प्रश्न है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा जो विकिरण अवशोषित किया जाता है वह क्या है? तो वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित किया जाता है। पराबैंगनी विकिरण या अत्यधिक ऊर्जा की अल्ट्रावायलेट रेज इनको वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस कौन सी है? तो ये है दोस्तों ओजोन गैस। और ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में पृथ्वी पर जीवन को बचाती है अल्ट्रावायलेट किरणों से। तो दोस्तों अल्ट्रावायलेट किरणें अत्यधिक ऊर्जा मात्रा वाली सूर्य की किरणें हैं जो यदि पृथ्वी पर आ जाएंगी तो यहाँ पे पशु पक्षी और मानव स्वास्थ्य को बहुत ही नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए जो ओजोन परत है वो पृथ्वी पर जीवन को अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। अगला प्रश्न है ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि यह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती है। अगला प्रश्न है सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से क्या कारण हो सकता है? तो दोस्तों पराबैंगनी विकिरण से त्वचा कैंसर बहुतायत मात्रा में हो सकता है। अगला प्रश्न है अधिक समय तक सूर्य के पराबैंगनी विकिरण के शरीर पर पड़ने से क्या हो सकता है? तो DNA में आनुवांशिक उत्परिवर्तन भी हो सकता है अत्यधिक समय तक पराबैंगनी विकिरण को शरीर पर पड़ने के कारण। अगला प्रश्न है दोस्तों ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओजोन डे या ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है क्लोरीन, फ्लोरीन एवं ऑक्सीजन से बना मानव निर्मित और द्रवीय पदार्थ जो कि रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC कहते हैं। अगला प्रश्न है वायुमंडल के ध्रुवीय भागों में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है, अतः ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक कहाँ होता है? तो ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक ध्रुवों के ऊपर होता है। और ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक कौन सा है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और एक और प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में जिसकी उपस्थिति से ओजोनोस्फीयर में ओजोन परत का क्षरण होता है वो है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है ओजोन परत की क्षीणता के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? तो विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म जो है ये ओजोन परत क्षरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। सर्वाधिक ओजोन क्षरण के लिए जो महत्वपूर्ण कारक है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड और ट्राइक्लोरोएथीन, हैलोन 12, 11, 1301। तो ओजोन परत की क्षरण या क्षीणता के लिए महत्वपूर्ण जो उत्तरदायी तत्व हैं वो हैं CFC, हैलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड और ट्राइक्लोरोएथिलीन, हैलोन 12, 11 और 1301। अगला प्रश्न है वह ग्रीन हाउस गैस जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। और ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ होता है? अंटार्कटिका के ऊपर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके क्षरण से संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है। 1 जनवरी 1989 से क्या प्रभावी हुआ था? तो दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के क्षरण को रोकने से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन और इसके प्रयोग को रोकने से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, क्योंकि ओजोन परत में सर्वाधिक जो क्षरण के लिए उत्तरदायी होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही होता है। अगला प्रश्न है समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। तो प्राकृतिक रूप से समताप मंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा विनियमित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। वसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा होती है तथा वर्षा ऋतु में सबसे कम होती है। ओजोन परत की मोटाई वर्षा ऋतु में सबसे कम होती है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, ओजोन परत को किस में मापा जाता है? तो ओजोन परत को डाप्सन इकाई या डाप्सन यूनिट में मापा जाता है। एक प्रश्न है 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 ATM यानी 1 वायुमंडलीय दाब प्रेशर पर शुद्ध ओजोन गैस की 0.01 मिलीमीटर की मोटाई के कितने के बराबर होती है? तो दोस्तों 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 वायुमंडलीय प्रेशर पर शुद्ध ओजोन की 0.01 मिलीमीटर की मोटाई 1 डाप्सन यूनिट के बराबर होती है। अगला प्रश्न है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन ह्रासक पदार्थों के रूप में चर्चित हैं उनका प्रयोग कहाँ होता है? तो CFC का प्रयोग सुघट्य फोम के निर्माण में, एरोसॉल कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में और कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है एक अत्यधिक अस्थायी यौगिक जो वायुमंडल में 80 से 100 वर्षों तक बना रह सकता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अगला प्रश्न है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों ही पदार्थ क्या हैं? तो ये ओजोन क्षय कारक या ओजोन रिक्त कारक पदार्थ हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स और कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगला प्रश्न है दोस्तों CFC, हैलोन्स तथा अन्य ओजोन रिक्तिकारक रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगाई गई, तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार। अगला प्रश्न है अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है? तो दोस्तों ओजोन क्षरण या ओजोन छिद्र के बनने का कारण ये है कि विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समतापमंडलीय बादलों की उपस्थिति और क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर प्रवाह। अगला प्रश्न है ऐसा माध्यम जहां क्लोरीन यौगिक ओजोन परत का विनाश करने वाले फ्लोरीन कणों में परिवर्तित हो जाते हैं, तो वो है ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल। यहाँ पर क्लोरीन यौगिक ओजोन परत का विनाश करने के लिए फ्लोरीन कणों में परिवर्तित हो जाते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रिजों में जो गैस भरी जाती है तो वो है मेफ्रोन। मेफ्रोन गैस फ्रिज में भरी जाती है। प्रशीतक के रूप में एक बड़े संयंत्रों में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो दोस्तों प्रशीतक या ठंडा करने के लिए बड़े संयंत्रों में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। और अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता किसने लगाया था? तो ये ब्रिटिश वैज्ञानिकों का दल था। तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल या ओजोन हैलो का पता किसने लगाया था? GW कैंट मूर ने। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में खांसी, सीने में दर्द उत्पन्न करने के साथ साथ फेफड़ों को भी कौन क्षति पहुंचा सकता है? तो ओजोन का उच्च सांद्रण मनुष्यों में खांसी, सीने में दर्द और फेफड़ों को भी क्षति पहुंचा सकता है। अगला प्रश्न है कथन कारण से संबंधित दोस्तों। तो देखिए, कथन है कि ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। कारण है ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न, सूर्य के उच्च आवृत्ति के परावैंगनी विकिरण प्रकाश की 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। तो ये है दोस्तों ओजोन परत। अगला प्रश्न है, ओजोन का अपक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने या फेजिंग आउट के मुद्दे से कौन सा संबंधित है? तो ओजोन अपक्षय कारकों के पदार्थों को प्रयोग से बाहर करने और या तो उनका इस्तेमाल खत्म करने से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है। अब आइए देखते हैं वन एवं वन्य जीव संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न है, इसका पहला प्रश्न है, चमोली के रैणी गांव में वन कटाई के विरुद्ध में आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो दोस्तों चमोली के रैणी गांव में वन कटाई के विरोध में आंदोलन गौरा देवी के नेतृत्व में चलाया गया था। जिस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है वो कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र होता है? तो वो है दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। यहाँ पर पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, अधिकतम पादप विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों या उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक पादप विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, यदि हम घड़ियाल को उसके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो किस स्थान पर जाना सही होगा? तो वो है दोस्तों चंबल नदी। अगला प्रश्न, भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया है तो इसका निहितार्थ क्या है? तो दोस्तों इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जैसा कि बाघ को है। अगला प्रश्न, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपदंडों के अधीन रहते हुए जिस प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता है वो क्या है? तो दोस्तों घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा एवं जंगली भैंस का शिकार नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं वो है जंगल की आग। झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का क्या उद्देश्य है? तो सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य होता है बिना अनुमति के सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। भारत का वह राज्य जहां सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया वो है झारखंड। सदाबहार वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में। उत्तर पूर्व भारत और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषताएं कौन सी हैं? तो ये ऊंचे होते हैं, घने वृक्षों की विद्यमानता जिनके किरीट निरंतर वितान बनाते हों, बहुत सी प्रजातियों का सह अस्तित्व हो और अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता हो। ये सब विषुवतीय वनों या उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की विशेषता होती है। अगला प्रश्न है, विषुवत वन ऐसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं जहां पर वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक। अगला प्रश्न है, विश्व भर की लगभग 80% जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? वो विषुवतीय वनों में पाई जाती है।
भारत में उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुत भूमि क्षेत्र कितना है? तो 1/3 भूमि क्षेत्र है पारिस्थितिकी संतुलन बनाने के लिए, यानी 33% क्षेत्र में वनाच्छादन होना चाहिए भारत की वन नीति के अनुसार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र पे जितने प्रतिशत पर वन को रखने का लक्ष्य है वह है 1/3। और राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार जो वन का संवर्ग नहीं है वो राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान वनों का संवर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वनों को वर्गीकृत किया गया है संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन और वृक्ष भूमि यानी ट्री लैंड्स के रूप में। ये राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वनों को संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन और वृक्ष भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग उपग्रह चित्रण के माध्यम से वन स्थिति रिपोर्ट यानी द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करता है। तो देहरादून स्थित जो भारतीय वन सर्वेक्षण है ये प्रत्येक 2 वर्ष पर वन स्थिति रिपोर्ट जारी करता है। अगला प्रश्न है, भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। तो नगरीकरण निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। अगला प्रश्न, जो एक बार उपयोग होने के बाद पुनः उपयोग में लाए जा सकते हैं वो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। और वनों से पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ती है क्योंकि वन पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर क्या मुक्त करते हैं। तो आप सभी जानते हैं वन जो हैं वो पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाते हैं क्योंकि वन पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विकास के चरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को निम्न समूहों में विभाजित किया जाता है। तो विकास के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को संभाव्य संसाधन, वास्तविक संसाधन, आरक्षित संसाधन और स्टॉक संसाधन के रूप में विभक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, जो एक क्षेत्र में स्थित है तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं उसे संभाव्य संसाधन कहते हैं। जिनका सर्वेक्षण किया गया है तथा उनकी मात्रा एवं गुणवत्ता का पता लगाया गया है और जिनका वर्तमान समय में प्रयोग किया जा रहा है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे दोस्तों वास्तविक संसाधन कहा जाता है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण यानी NRSA प्रणाली से चित्रित वह भू क्षेत्र जो वास्तव में वनाच्छादित होता है क्या कहलाता है? तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण से जो चित्रित भू क्षेत्र वास्तव में वनाच्छादित होता है वो वनावरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव वनस्पतियों का विकास अधिकांशतः कहाँ होता है? तो मैंग्रोव वनस्पतियों का विकास अधिकतर तटों के सहारे होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में मैंग्रोव या ज्वारीय वनस्पति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? मैंग्रोव वनस्पति सुंदरवन में पाई जाती है। अगला प्रश्न, ये डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं तथा इन्हें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से जाना जाता है। मैंग्रोव वनस्पति के नाम से ज्वारीय वनों को जाना जाता है। मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। यहाँ के वनों को विशेष रूप से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मैंग्रोव वनस्पति का जो सुंदरवन डेल्टा में क्षेत्र पाया जाता है, सुंदरी वृक्ष या सुंदरी वृक्ष के वनों की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र कहाँ पे है? तो संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र गोवा में है। भारत का मैंग्रोव वन सदापाड़ी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न है, नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है? तो उसका प्रमुख कारण झूम खेती है जिसके कारण नागालैंड के पर्वत अधिकतर बंजर होते जा रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह राज्य जिसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है? तो वो हिमाचल प्रदेश है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? वर्ष 1972 में। 1972 में दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। और वन्य जीवों की तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा एवं संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो वो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। भारत में वन संरक्षण अधिनियम
कब पारित किया गया था? तो दोस्तों महत्वपूर्ण है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में, और वन संरक्षण यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो 1980 में पारित किया गया था। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 जो है वो कब लागू हुआ था? तो ये वन संरक्षण अधिनियम 1980 25 अक्टूबर 1980 को लागू हुआ था। भारत वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। वन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में। दोस्तों भारत वन्य जीव संस्थान और वन अनुसंधान संस्थान दोनों ही देहरादून में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तराखंड के देहरादून में कब की गई थी? तो वर्ष 1906 में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना देहरादून में की गई थी। पर्यावरण से क्या संबंधित है? विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान और भारतीय वन्यजीव संस्थान, ये सभी पर्यावरण से संबंधित संस्थान हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए भारत सरकार का एक प्राचीनतम विभाग कौन सा है? तो सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारत सर्वेक्षण विभाग, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए भारत सरकार का एक प्राचीनतम विभाग है। अगला प्रश्न है, JRB अल्फ्रेड की पुस्तक फानल डाइवर्सिटी इन इंडिया यानी फानल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के अनुसार विश्व के कुल जंतु प्रजातियों की संख्या का भारत में कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो दोस्तों कुल जीव प्रजातियों की संख्या का भारत में लगभग 7.28% भाग पाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन है? तो व्हेल शार्क मछली भारत की सबसे बड़ी मछली है। वह भारत की ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी मछली है तथा यह 50 फुट तक लंबी हो सकती है। ये है दोस्तों व्हेल शार्क मछली। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक जानवर कौन सा है? तो जॉइंट पांडा जो है ये WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक जानवर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो एलुरोपोडा मेलांडिल्यूका है। इसका निवास स्थान मुख्यतः शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले और मिश्रित वनों में मिलता है। ये है जॉइंट पांडा। अगला प्रश्न है, गैवियलस यानी घड़ियाल बहुतायत में कहाँ पाया जाता है? गैवियलिस घड़ियाल बहुतायत में गंगा नदी में पाए जाते हैं। घड़ियाल एक प्रजाति है। तो घड़ियाल दोस्तों मगरमच्छ कुल यानी क्रोकोडाइलिया की एक प्रजाति है। अगला प्रश्न है, भारत में पाए जाने वाला मगरमच्छ और हाथी क्या हैं? तो भारत में जो मगरमच्छ और हाथी पाए जाते हैं ये संकटापन्न प्रजातियां हैं दोस्तों। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो ये वन कटाई के विरुद्ध था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का नेता किसे माना जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को। देश भर में वनों के विनाश के विरुद्ध हुए संगठित प्रतिरोध को चिपको आंदोलन का नाम दिया गया था। कब? 1970 के दशक में। चिपको आंदोलन के प्रणेता दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट को माना जाता है। और भारत में वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह दोस्तों भारत में 2 से 8 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। और विश्व संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें वार्षिक सत्र के दौरान प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाने का निर्णय कब लिया गया था? तो दोस्तों 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। पगमार्क तकनीक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। एक प्रश्न है कथन कारण से संबंधित, आइए देखते हैं। कथन है कि भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। कारण है वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो ये है औद्योगिक विकास। और राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शैक्षिक और शोध संस्थाओं, वन एवं वन्य जीव अधिकारियों और वन्य जीव संरक्षकों को राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ स्थित है? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज नई दिल्ली में स्थित है।
पेड़ पौधों एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में वन प्रारूप जिसमें सागौन एक प्रभावी वृक्ष प्रजाति है, तो वो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में जो भारत में सागौन है, ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन की विशेषता है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। बांस, शीशम, चंदन इत्यादि अन्य व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में बांस, शीशम, चंदन इत्यादि व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये चौड़ी पत्तियों वाले नमी युक्त वन हैं जो दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के एक बड़े भूभाग पर फैले हुए हैं, तो ये हैं अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि इनकी वनस्पति लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके क्या मुक्त करती रहती है, तो ये बहुतायत मात्रा में ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, इसलिए इन्हें पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के 20% से अधिक ऑक्सीजन की सप्लाई या उत्पादन कौन करता है? तो ये है अमेजन के वर्षा वन। और वह महाद्वीप जिसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है, तो ये एशिया। और मानसूनी वन किसे कहते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन कहा जाता है। एक प्रश्न है दोस्तों, समाचारों में कभी कभी दिखाई देने वाले रेड सैंडर्स क्या हैं? तो ये रेड सैंडर्स दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली वृक्ष की प्रजाति है। अगला प्रश्न है, इसका वैज्ञानिक नाम टेरोकार्पस सेंटेलिनस है। यह पेड़ आंध्र प्रदेश के पालकोंडा और शेषाचलम पर्वत श्रेणियों में मुख्यतः पाया जाता है। इसकी लकड़ी सफ़ेद होती है जो कालांतर में लाल रंग के चिपचिपे रस के स्राव के कारण लाल हो जाती है, तो उसे दोस्तों रेड सैंडर्स या रक्त चंदन, लाल चंदन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आयुर्वेद में सिद्धा दवाइयों को बनाने में, पूजा सामग्री में एवं पारंपरिक खिलौनों को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये है लाल चंदन का प्रयोग। राष्ट्रीय वन नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? राष्ट्रीय वन नीति के उद्देश्य थे सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादित करना। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय या यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के क्या महत्व हैं? तो ये जो कन्वेंशन है दोस्तों, इसका महत्व है कि इसका उद्देश्य नव प्रवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है और यह मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए ऊर्ध्वगामी उपागम यानी बॉटम अप अप्रोच के लिए प्रतिबद्ध है। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन की स्थापना कब की गई थी? तो ये दोस्तों 1994 में। संयुक्त राष्ट्र अभिसमय जो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए जो स्थापित किया गया था, ये 1994 में। अगला प्रश्न है, यह अकेला कानूनन बाध्यकारी समझौता है जो संयुक्त रूप से पेश करता है पर्यावरण एवं विकास तथा टिकाऊ भूमि प्रबंधन को। अगला प्रश्न है, भारत में जो नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है वो है वालपराई। वालपराई नगर कहाँ स्थित है? तो ये कोयम्बटूर जिले में स्थित है। चीन, भारत, इंडोनेशिया तथा जापान में से जिसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है, तो वो है जापान। चीन, भारत, इंडोनेशिया और जापान में सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनों से ढका है जापान का। और अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान कहाँ पर है? तो ये भूटान में। भूटान के संविधान में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एल्यूमिनियम को इसके पर्यावरणीय हितैषी स्वरूप और नवीकरणीय योग्य होने के कारण क्या कहा जाता है? एल्यूमिनियम को पर्यावरणीय हितैषी होने के कारण हरी धातु या ग्रीन मेटल कहा जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्वी दक्कन पठार में प्रमुखतया क्या पाए जाते हैं? तो दक्कन पठार में शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही लंबा है। वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्षों की एक पादप कृषि की अनुपम प्राकृतिक घटा को नष्ट कर रही है। इमारती लकड़ी का विचार शून्य दोहन, ताड़ रोपण के लिए विशाल भूखंडों का निर्वनीकरण, मैंग्रोव का विनाश, आदिवासियों द्वारा लकड़ी की अवैध कटाई और अनाधिकार आखेट समस्या को अधिक ही जटिल बनाते हैं। अलवण जल कोटिकाएं त्वरित गति से सूख रही हैं क्योंकि निर्वनीकरण और मैंग्रोव वनों का विनाश हो रहा है। इस उद्धरण में निर्देशित स्थान कौन सा है? तो ये है दोस्तों सुंदरवन। सुंदरवन में जो वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्षों की एक पादप कृषि की जा रही है और जो वहाँ के तटीय क्षेत्रों के लोगों द्वारा निर्वनीकरण और मैंग्रोव का विनाश किया जा रहा है, इससे यहाँ पर मैंग्रोव क्षेत्र का विनाश हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया कि गरान या मैंग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य करते हैं। गरान सुरक्षा बाड़े के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं? तो दोस्तों, गरान या मैंग्रोव के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से भी नहीं उखड़ते हैं और इस रूप में ये सुरक्षा बाड़े के रूप में तटीय क्षेत्रों के लिए कार्य करते हैं। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है, उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। कारण है कि महानदी डेल्टा में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण किया गया है। तो दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चक्रवात अवरोधक के रूप में कौन कार्य करता है? तो दोस्तों, मैंग्रोव वन चक्रवातों के अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में ब्राह्मणी, वैतरणी और महानदी डेल्टा क्षेत्र में क्या स्थित है? भितरकणिका गरान जो है वो ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में ब्राह्मणी, वैतरणी और महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों, यह मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक रामसर स्थल वर्ष 2002 में घोषित किया गया है। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? भितरकणिका गरान। भितरकणिका गरान एक मैंग्रोव स्थल है जिसे 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। सही कथन देखते हैं दोस्तों। टेक्सस वृक्ष जो है हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। टेक्सस वृक्ष रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है और टेक्सस वृक्ष से टैक्साल नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो कि पार्किंसन रोग के विरुद्ध प्रभावी है। अगला है, सही कथन बताना है। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना 1961 में हुई थी। जुलाई 2000 में उड़ीसा के नंदनवन अभ्यारण्य में 13 शेरों की मृत्यु का कारण ट्राइपनोसोमिएसिस रोग रहा था और भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला कोलकाता में स्थित है। तो ये सभी सही कथन है दोस्तों। अगला प्रश्न है, यूकेलिप्टस वृक्ष को कहा जाता है? तो यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी आतंकवादी की संज्ञा दी जाती है और वे उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये मुख्यतः मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका के सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। इनको किस रूप में अभिहित करेंगे आप? तो ये हैं दोस्तों स्पाइडर वानर। स्पाइडर वानर उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में पाए जाते हैं और मुख्य रूप से मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका के सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय प्राणीजात जो संकटापन्न है वो कौन कौन से हैं? तो इसमें घड़ियाल, चर्म पीठ कूर्म यानी लेदर बैक टर्टल और अनूप मृग, ये सभी संकटापन्न प्रजातियां हैं। भारत में प्राकृतिक रूप से क्या पाए जाते हैं? तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली और वामन सुअर, ये भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली नस्ल खाराई ऊँट के बारे में अनूठा क्या है? तो दोस्तों, खाराई ऊँट समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है और यह मैंग्रोव वनों की चराई पर जीवन जीता है। अगला प्रश्न है, ये ऊँट कच्छ गुजरात में पाए जाते हैं। तो कौन से ऊँट हैं? वो खाराई ऊँट हैं और इन ऊँटों को संकटग्रस्त प्रजाति या इंडेंजर्ड स्पीसीज घोषित किया गया है। तो ये हैं दोस्तों खाराई ऊँट जो कि समुद्र में भी तैर लेते हैं और ये मुख्य रूप से मैंग्रोव वनों की चराई पर निर्भर होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि
कथन कारण से संबंधित है। मैंग्रोव कुछ समुद्र तटों के सीमावर्ती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अति विशिष्ट एवं वन पारिस्थितिकी निकाय होते हैं। कारण है कि वे तट रेखा को स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा सीमोल्लंघन के विरुद्ध प्राचीर का काम करते हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। अगला प्रश्न है, ये वन जैव विविधता के संरक्षक होने के साथ समुद्र और तट के बीच महत्वपूर्ण कड़ी और तट को समुद्र की ओर आने से तीव्र लहरों से विनाश से बचाते हैं। तो ये हैं मैंग्रोव वन। एक प्रश्न है दोस्तों, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। विश्व बाघ शिखर सम्मेलन सबसे पहले कहाँ आयोजित किया गया था? तो पीटर्सबर्ग रूस में विश्व बाघ शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। दोस्तों पीटर्सबर्ग में विश्व का प्रथम बाघ शिखर सम्मेलन सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित किया गया था 21 से 24 नवंबर सन 2010 के मध्य। अगला प्रश्न है, नेपाल एवं भारत में वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों के रूप में सेब यानी सेब नामक SAVE सेब नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया है। सेब का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों सेब का उद्देश्य टाइगर या बाघ का संरक्षण करना है। टाइगर के खाल का उपयोग आसन लगाने और सौंदर्यीकरण के लिए कहाँ किया जाता है? तो तिब्बती बौद्धों द्वारा टाइगर के खाल का उपयोग आसन लगाने और सौंदर्यीकरण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहाँ जिन पादपों की प्राकृतिक रूप में उगते हुए देखने की संभावना है वह है बांज और बुरुंस। अगला प्रश्न है, चीड़ इन वनों का मुख्य वृक्ष है, परंतु अधिक आर्द्रता वाले भागों में बांज या ओक जैसी चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष देखे जाते हैं, ये उपोष्णकटिबंधीय वनों में। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय या जनजाति पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान त्यौहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौध का रोपण करते हैं, वो जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों ये हैं गोंड और कोरकू। ये जनजातियां फलदार वृक्षों के पौधों का रोपण करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल और अधिक मजबूत होते जाते हैं। और ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों अनोखे जीवित जड़ पुल मेघालय में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अगर किसी पेड़ को बिना काटे उसे पुल बना दिया जाए तो उस पुल को क्या कहते हैं? तो उस पुल को जीवित पुल या प्राकृतिक पुल कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड में पशुओं के कल्याण को बढ़ावा देने तथा पशु कल्याण कानूनों पर क्या है? तो ये एक सांविधिक सलाहकारी निकाय है जो कि पशुओं के कल्याण को बढ़ावा देने और पशु कल्याण कानूनों के लिए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड स्थापित है। यह एक सांविधिक सलाहकारी बोर्ड है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय यानी स्टेचुअरी बॉडी है। ये किस मंत्रालय के अधीन है? तो दोस्तों ये पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब प्रकाशित की गई थी? 1894 में। स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब तैयार हुई थी? 1952 में। और देश के 1/3 अथवा 33.33% क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में 2/3 अथवा 66.67% क्षेत्र में अथवा वृक्षारोपण होने के लिए आवश्यक है। तो ये राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के 1/3 भाग पर और पहाड़ी क्षेत्रों में 2/3 भाग पर वृक्षारोपण होना चाहिए। अगला प्रश्न है, जिसका वृक्ष छत्र घनत्व 70% से अधिक होता है वो अतिसघन वन कहे जाते हैं। जिसका वृक्ष छत्र घनत्व 40 से 70% के बीच होता है उन्हें मध्यम सघन वन कहा जाता है। और जिसका वृक्ष छत्र घनत्व 10 से 40% के मध्य होता है उन्हें खुले वन कहते हैं। और 10% से कम वृक्ष छत्र घनत्व वाली निम्न स्तरीय वन भूमि को वनावरण में शामिल नहीं किया जाता है और इन्हें किस में रखते हैं? तो इन्हें झाड़ी में श्रेणी में या झाड़ी या स्क्रब की श्रेणी में रखा जाता है।
दोस्तों अब आइए देखते हैं जो हमने एक वीडियो में ISFR यानी इंडियन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 हमने पढ़ लिया था। तो अब IFSR 2017 पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए देखते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है 2019 के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिएगा आप लोग। इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं 2017 के हैं। तो अब आइए देखते हैं सर्वाधिक विश्व में मैंग्रोव का सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। तो विश्व में मैंग्रोव का सर्वाधिक क्षेत्र एशिया में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण वाले ज़िले कौन से हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में अत्यधिक सोनभद्र, खीरी और मिर्ज़ापुर ये जो ज़िले हैं ये सर्वाधिक वनावरण वाले ज़िले हैं। और उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण संत रविदास नगर में पाया जाता है। वनावरण की दृष्टि से जो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला जिला है वो सोनभद्र है और न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाला जिला संत रविदास नगर है। तो ये उत्तर प्रदेश के जो संबंध में है उसके बारे में भी हमने आगे की वीडियो में देख लिया है। अब आइए देखते हैं दोस्तों अभ्यारण्य या जैव मंडल रिजर्व से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है इसका अभ्यारण्य या जो हमारे जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न हैं उनका पहला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य में जिस राष्ट्रीय पार्क को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया था वो कौन सा जो है वो नेशनल पार्क है। तो ये है दोस्तों राजाजी नेशनल पार्क। ये उत्तराखंड में स्थित है और इसे वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं जो है उत्तराखंड के किस वन्यजीव विहार समूह की स्थिति का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है। तो केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर और अस्कोट ये पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम है। ये उत्तराखंड PCS या उत्तराखंड स्पेशल के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। अब आइए देखते हैं सुमेलन करना है राष्ट्रीय उद्यान का संबंधित राज्यों से। इंतानकी नागालैंड में स्थित है दोस्तों, इंतानकी नागालैंड में, बेतला झारखंड में, सिरोही नेशनल पार्क मणिपुर में और गुइंदी नेशनल पार्क तमिलनाडु में। एक बार फिर से देखते हैं इंतानकी नेशनल पार्क नागालैंड में, बेतला नेशनल पार्क झारखंड में, सिरोही नेशनल पार्क मणिपुर में और गुइंदी नेशनल पार्क तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों यम स्ट्रिप्स शब्द कभी कभी समाचार पत्रों में जिस संदर्भ में देखा जाता है वो है बाघ अभ्यारण्यों के रखरखाव से। अगला प्रश्न है हाल में कुछ शेरों को गुजरात को उनके प्राकृतिक आवास के जिस एक स्थल पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव किया गया था वो है कुनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में जिसका महत्व अधिक है वो ये है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र या सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ये पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है दोस्तों झारखंड PCS स्पेशल से कि झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की है। तो ये 10 वर्ष की अवधि के लिए। और महुआ डार अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है। ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र किससे घिरे हुए हैं। ये घने जंगलों से। और भारत में आज ऐसे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें देश के वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। तो भारत में कुल 103 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला प्रश्न है सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है। तो ये है बाघ प्रोजेक्ट या बाघ परियोजना का उद्देश्य भारतीय बाघों को समाप्त होने से बचाना और उनका संरक्षण करना। भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब प्रारंभ की गई थी। वर्ष 1973 में। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान नई दिल्ली में स्थित है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क था।
राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। पेरियार गेम अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पेरियार गेम अभयारण्य केरल में जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव नहीं, बेतला राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1986 में हुई थी। तो दोस्तों बेतला राष्ट्रीय पार्क की स्थापना तत्कालीन बिहार में हुई थी, जबकि वर्तमान में बेतला नेशनल पार्क झारखंड में स्थित है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा पर्यावरण से संबंधित जो समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है, इसके अंतर्गत आपने पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। वीडियो को बनाने का एक उद्देश्य ये है कि आप पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको बहुत आसानी से और कम समय में दोहरा सकें, इसका उद्देश्य यही है। और इसे हम खंडवार प्रस्तुत कर रहे हैं, और इसका बनाने का एक उद्देश्य ये भी है कि आप किसी काम में हैं, व्यस्त हैं, जहां किताब से अध्ययन नहीं कर सकते हैं, जैसे किसी यात्रा में हैं, तो आप ईयरफोन और हेडफोन के माध्यम से इसे सुनकर भी रिवाइज कर सकें। इसलिए मैं थोड़ा सा आसानी से बहुत धीरे धीरे सभी प्रश्नों को पढ़ता हूं और उनके उत्तर एक दो बार रिपीट भी करता हूं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनके बारे में मैं सोचता हूं कि आपको दोबारा उसको रिवाइज करा दिया जाए, ताकि आप सुनकर उसे याद कर सकें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। आगे किस अन्य टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।